ये आधी रात के बाद का समय था जब आखिरी ट्रेन हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर आई। हवा में एक चुभन थी, इसलिए नहीं कि यह सर्दी थी, बल्कि इसलिए कि पहले बारिश हुई थी और प्लेटफॉर्म पर बने गड्ढों ने ठंड को रहस्यों की तरह पकड़ रखा था। रीना प्लेटफॉर्म के कोने के पास खड़ी थी। उसने अपने शॉल को अपने कंधों पर कसकर लपेटा हुआ था। उसकी फीकी कुर्ती और घिसी हुई चप्पलें उसकी कहानी को उसकी आंखों से पहले ही बता रही थी। वह सिर्फ ट्रेन का इंतजार नहीं कर रही थी, वह एक नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। यह एक क्रूर वर्ष था। सिर्फ 12 महीने पहले वह अपने पति शिबू और उनके 6 साल के बेटे अमन के साथ मुर्शिदाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। शिबू एक राजमिस्त्री था, ज्यादा कमाने वाला नहीं, लेकिन स्थिर जरूर था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे। उनके दिन सरल थे, उनकी रातें टिमटिमाते तेल के दियों के नीचे फुसफुसाए सपनों से भरी हुई थीं। और फिर तूफान आया। असली नहीं, बल्कि वह तरह जो जीवन बिना किसी चेतावनी के फेंकता है। शिबू एक निर्माण स्थल पर घायल हो गया था। एक ढहा हुआ मचान, एक टूटी हुई पीठ और फिर चुप्पी। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई मुआवजा नहीं, बस एक ठेकेदार का आधा अधूरा वादा जिसने अगले दिन अपना नंबर बदल दिया। रीना ने शिबू के इलाज पर अपनी बचत खर्च कर दी, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो अस्पताल ने देखभाल बंद कर दी। 2 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई और बस ऐसे ही रीना एक विधवा हो गई। अमन की छोटी उंगलियां अंतिम संस्कार के दौरान उसकी साड़ी को पकड़े हुए थीं। उसकी आंखें दुख को समझने के लिए बहुत छोटी थीं, लेकिन उसके बाद आने वाले खालीपन को महसूस करने के लिए काफी बड़ी थीं। आप क्या करते हैं जब आप जिसके साथ अपना भविष्य बनाते हैं वह एक स्मृति बन जाता है? रीना ने गांव में काम करने की कोशिश की। उसने कपड़े धोए, घरों की सफाई की, लेकिन जब फुसफुसाहट शुरू हुई, युवा विधवा की गपशप, विवाहित पुरुषों की अवांछित निगाहें, महिलाओं की दया, तो वह जानती थी कि यह छोड़ने का समय है। तो यहां वह स्टेशन पर थी, दिल्ली का टिकट पकड़े हुए। एक ऐसा शहर जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह उसे बचा सकता है। ट्रेन लेट थी। अमन सो रहा था। उसका सिर उसकी गोद में टिका हुआ था। वह उसे देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी बच्चे की चर्बी से घोल था। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, शायद इस दुनिया से कहीं ज्यादा दयालु दुनिया का सपना देख रहे थे। क्या यह सीट खाली है? उसने ऊपर देखा। एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं है। ठूंठ, थकी हुई आंखें और एक बेचैनी जो बहुत लंबे समय तक दौड़ने से आती है। उसने चुपचाप कहा, थोड़ी जगह बनाने के लिए थोड़ा हटकर। वह बैठ गया। कुछ मिनटों तक वे चुपचाप बैठे रहे। स्टेशन की आवाजें हवा में भर रही थीं। ट्रॉलियों की खड़खड़ाहट, कभी कभार घोषणाएं और एक बच्चे की दूर की सिसकी। आप कहीं दूर जा रहे हैं? रीना दिल्ली, अर्जुन मैं भी। फिर से शुरू कर रहे हैं? हां, तुमसे कैसे पता? क्योंकि आखिरी ट्रेन लेने वाला हर कोई यही कर रहा है। कोई भी आधी रात को नहीं निकलता जब तक कि वे किसी चीज से भाग नहीं रहे हों या किसी ऐसी चीज की ओर नहीं जा रहे हों जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा नाम अर्जुन है, रीना। तुम्हारा बेटा? हां, मजबूत नाम, उसके पिता की तरह। अर्जुन ने आगे नहीं पूछा। उसके बारे में कुछ आरामदायक था, रोमांटिक तरीके से नहीं, बल्कि उस तरह से जिस तरह से अजनबी कभी कभी आपको जितनी गर्मी की जरूरत होती है उतनी ही गर्मी देते हैं, न कम न ज्यादा। ट्रेन स्टेशन में चीखती हुई आई एक विशाल जानवर जिसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं और दिल स्टील का था। वे एक साथ चढ़े
और किसी भाग्य के मोड़ से या शायद ऊपर से दया से उनकी सीटें लगभग खाली स्लीपर कोच में एक दूसरे के विपरीत थीं। जैसे ही ट्रेन हावड़ा से निकली, रीना ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी अंधेरे में धुंधली होती जा रही थी। अमन फिर से उसकी गोद में दुबक गया और उसे आसानी से नींद आ गई। रीना के लिए यह धीरे धीरे आया। कोच की मंद पीली रोशनी में अर्जुन आखिरकार फिर से बोला। रीना ने ऊपर देखा। अर्जुन वीओ, उसकी पिछले साल मौत हो गई, कैंसर। हम समय पर नहीं पकड़ पाए। वह दिल्ली के लिए ट्रेन लेने अपना जीवन फिर से शुरू करने के बारे में बात करती थी। उसे कभी मौका नहीं मिला। रीना वीओ, मुझे अफसोस है। अर्जुन वीओ, मैं भी। वह मेरे पास एकमात्र परिवार था। उसके बाद वे चुपचाप बैठे रहे। अगले 2 दिनों में उनकी यात्रा खेतों, नदियों और शहरों तक फैली रही। उन्होंने खाना साझा किया। रीना ने अपनी सूखी चपाती दी, अर्जुन ने अपनी लाई हुई बिस्कुट साझा की। उन्होंने कम बात की, लेकिन चुप्पी भरने के लिए काफी थी। अमन अर्जुन का शौकीन हो गया। दूसरी सुबह उसने अर्जुन का चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम मेरे नए चाचा हो? अर्जुन हंसा। अर्जुन वीओ, तभी जब तुम्हारी मां मंजूरी दे दे। अरीना वीओ, वह सिर्फ उत्सुक है। अर्जुन वीओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब वे दिल्ली पहुंचे तो स्टेशन गुलजार था। हॉर्न, चिल्लाहट और हलचल का एक अराजक सिम्फनी। रीना अमन का हाथ पकड़े हुए वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं था कि आगे क्या होगा। उसके पास कागज के एक टुकड़े पर लिखा एक छोटा सा पता था। लाजपत नगर में एक महिला आश्रय। एक दूर के चचेरे भाई ने उसे महीनों पहले इसके बारे में बताया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? अर्जुन ने उसे हिचकिचाते हुए देखकर कहा, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम सुरक्षित हो। वह हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। वे एक भीड़ भरी बस में गए और फिर एक रिक्शा में। जब वे पहुंचे तो आश्रय की मैट्रन ने रीना को थकी हुई लेकिन दयालु आंखों से देखा। हम तुम्हें एक बिस्तर दे सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन तुम यहां सुरक्षित रहोगी। धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है। तुम कहां जाओगे? कल करोल बाग में एक नौकरी का इंटरव्यू है। होटल लाइन, देखते हैं। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर खुद को रोक लिया। इससे पहले कि वह जाता, वह अमन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे एक छोटी सी खिलौना कार दी, तुम्हें तेजी से सपने देखने और किसी चीज से न डरने की याद दिलाने के लिए। धन्यवाद चाचा। जैसे ही अर्जुन चला गया, रीना उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह भीड़ में गायब नहीं हो गया। 3 महीने बाद रीना को एक छोटी सी दर्जी की दुकान में काम मिल गया। वह अपने हाथों से अच्छी थी और मालिक सुषमा आंटी नाम की एक सख्त लेकिन निष्पक्ष पंजाबी महिला उसे पसंद करने लगी। अमन का दाखिला एक स्थानीय एनजीओ स्कूल में हो गया। सीन 4, रिमेंबरिंग अर्जुन। वह अभी भी कभी कभी अर्जुन के बारे में पूछता था। सीन 5, रियूनियन। एक शाम दुकान से घर जाते समय उसने सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर एक परिचित आकृति को चाय परोसते हुए देखा। वह अर्जुन था। सीन 6, सरप्राइज। तुम होटल की नौकरी नहीं मिली? अर्जुन ने भेड़ की तरह मुस्कुराया। इंटरव्यू पास नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यह मिल गया। चाय की दुकान का मालिक मुझे पीछे सोने देता है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जिंदा हूं। तुम्हें आश्रय में आना चाहिए था। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं लेना चाहता था जिसकी किसी और को ज्यादा जरूरत हो। उन्होंने थोड़ी देर बात की और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वह दुकान बंद करने के बाद उसे घर छोड़ने लगा। कभी कभी वह अमन के लिए उपहार लाता था,
कभी कभी वह उसके बैग ले जाने में मदद करता था। लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन रीना को परवाह नहीं थी। एक दिन सुषमा आंटी ने पूछा, क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? रीना ने सिर हिलाया। सुषमा आंटी ने कहा, तो समाज को तुम्हें डराने मत दो। अकेले रहना आसान है, हां, लेकिन फिर से प्यार करना ज्यादा बहादुर है। 6 महीने बाद महिलाओं के आश्रय के बाहर एक पीपल के पेड़ की छाया में एक उधार की अंगूठी और विनम्रता से भरे दिल के साथ अर्जुन ने रीना को शादी के लिए कहा। अर्जुन, वियो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई जमीन नहीं, कोई सोना नहीं, बस ऐसे हाथ जो तुम्हारे लिए काम करेंगे और एक ऐसा दिल जो नहीं छोड़ेगा। रीना ने हां कहा, इसीलिए नहीं कि उसे बचाने की जरूरत थी, बल्कि इसीलिए कि उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसके घावों को बोझ के रूप में नहीं देखता था। सालों बाद रीना और अर्जुन अब दिल्ली में एक साथ एक छोटी सी चाय और टिफिन की दुकान चलाते हैं। यह मामूली है, लेकिन लोकप्रिय है। अमन अब कक्षा 10 में है, एक उज्जवल छात्र है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। हर शाम जब सूरज ढल जाता है तो रीना शिबू की याद में एक दिया जलाती है, दुख से नहीं बल्कि कृतज्ञता से, क्योंकि दुख ने उसके दिल में एक ऐसी जगह बना दी जिसने साहस के लिए जगह बनाई। और कभी कभी आधी रात के बिल्कुल किनारे पर जब उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है तो वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसे याद है कि आखिरी ट्रेन घर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक जीवन रेखा थी।